नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फन स्टडी में। मैं हूँ यश और हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इतिहास की श्रृंखला हिस्ट्री की सीरीज को, जिसमें हम कक्षा 9वीं के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने कक्षा 9वीं के इतिहास का चौथा अध्याय प्रारंभ किया था, शुरू किया था, जिसका हमने शीर्षक देखा था वह था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसको हमने विस्तार से समझा था। अब हम इसकी अगली सब हेडिंग को शुरू करने वाले हैं। इसका टाइटल है द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, यानी व्यावसायिक वानिकी का उदय। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इसको हम शुरू करते हैं। In the previous section, we have seen that the British needed forests in order to build ships and railways. The British were worried that the use of forests by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forests. So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandes, for advice and made him the first Inspector General of Forests in India. तो पिछले खंड में हमने देखा था कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की जरूरत पड़ती थी। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग या व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने डाइट्रिच ब्रैंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे भारत देश का पहला वन महानिर्देशक नियुक्त कर दिया। यहाँ पर हमने समझा कि किस तरीके से ब्रिटिश से को समझ में, हमने पिछले सेक्शन में ही समझा था कि कैसे रेलवेज और शिप्स के लिए उनको फॉरेस्ट की जरूरत होती थी और उसकी वजह से जो है बहुत ही तेजी से अंधाधुंध कटाई हो रही थी फॉरेस्ट में जब पेड़ों की। तो यहाँ पर जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया गया और उन्हें जनरल ऑफ फॉरेस्ट, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना दिया गया इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Brandeis realized that a proper system had to be introduced to manage the forests and people had to be trained in the science of conservation. This system would need legal sanction. Rules about the use of forest resources had to be framed. Felling of trees and grazing had to be restricted so that the forest could be preserved for timber production. Anybody who cut trees without following the system had to be punished. So Brandeis set up the Indian Forest Service in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. The Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun in 1906. The system they taught here was called scientific forestry. Many people now, including including ecologists, feels that this system is not specific at all. तो ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना जरूरी है। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे, पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगल की लकड़ी को उत्पादन के लिए आरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा। इस तरह ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। यानी कि उन्होंने 1864 में भारतीय वन सेवा की सेवा प्रारंभ की, एक नई सर्विस उन्होंने स्टार्ट की इंडिया में, इंडिया फॉरेस्ट सर्विस। और इसके साथ ही उन्होंने एक नया एक्ट भी लाया। 1865 का जो एक्ट था उसके लिए भी बेस क्रिएट किया है। ये जो नई सर्विस लाके 1865 में जो भारतीय वन एक्ट अधिनियम आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, उसके लिए एक बेस तैयार किया था उन्होंने सर्विस को शुरू करके। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया। लेकिन आज पारिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। यानी ज्यादातर लोग साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को मिलाकर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जो सिस्टम था उनके द्वारा जो बनाया गया था वो सही नहीं था। चलिए आगे समझते हैं कौन सा सिस्टम सही होगा, क्या होता है आगे। In scientific forestry, natural forests which had lots of different types of trees were cut down. In their place, one type of tree was planted in straight rows. This is called a plantation. Forest officials surveyed the forest, estimated the area under different types of trees, and made world plans for forest management.
They planned how much of the plantation area to cut every year. The area cut was then to be replanted so that it was ready to be cut again in some years. वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता था। वन विभाग के अधिकारियों ने जंगल का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए तैयार हो सके। अठारह में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में, फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ ही नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। हमारी अगली जो हेडिंग है या सब हेडिंग जो है वो है Point 1, how are the lives of people affected? लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। अब हम इसको समझने वाले हैं, चलिए समझते हैं। फॉरेस्टर्स एंड विलेजर्स हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। Villagers wanted forests with a mixture of species to satisfy different needs: fuel, fodder, leaves. The forest department, on the other hand, wanted trees which are suitable for building ships or railways. They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight. So particular species like teak and sal were promoted and others were cut. एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए इसके बारे में वनपाल और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग अलग थे। जो वनपाल यानी फॉरेस्टर हुआ करते थे, जिनको इस फॉरेस्ट सर्विस में लगाया गया था, उनका इस चीज के लिए विचारधारा, उनकी जो सोच थी वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी। जबकि ग्रामीणों की, गांव में रहने वाले लोगों की जो विचारधारा थी वो इस पेड़ कैसे लगाने चाहिए, जंगल कैसे होने चाहिए, अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसकी परिभाषा उनके लिए थोड़ी अलग थी। तो क्या थी वह परिभाषा? तो जहां एक तरफ ग्रामीण अपनी अपनी अलग अलग जरूरतों जैसे ईंधन, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे, वहीं वन विभाग को एक ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। तो यहाँ पर जो फॉरेस्टर थे, जो वनपाल थे, उनको ऐसे फॉरेस्ट चाहिए थे जो रेलवे और शिप बनाने के लिए सुइटेबल हों, अच्छे हों। जबकि गांव वालों को अपनी वेराइटीज चाहिए थी पेड़ों की अलग अलग, जिससे कि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। इसलिए सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में काट डाली गई। अब चूंकि वहाँ के ऑफिसर या सेवा करने वाले जो थे वो फॉरेस्टर थे, तो यहाँ पर उनकी ही चली, और जो टीक और साल के पेड़ जो थे, टीक मतलब सागौन और साल के जो इन दोनों प्रजातियों के जो पेड़ थे उनको समर्थन दिया गया, उनको लगाया गया और ज्यादा प्रोत्साहित किया गया। जबकि बाकी की सारी वेराइटीज के जो पेड़ थे उनको काटा जाने लगा। In forest areas, people use forest products, roots, leaves, fruits, and tubers for many things. Fruits and tubers are nutritious to eat, especially during the monsoons before the harvest has come in. Herbs are used for medicine, wood for agricultural implements like logs and ploughs. Bamboo makes excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas. A dried, scooped out wood can be used as a portable water bottle. Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plates and cups. The siadi, Bahonia valley creeper can be used to make ropes, and the thorny bark of the simar silkwater tree is used to create vegetables. Oil for cooking and to light lamps can be pressed from the fruits of the mango tree. तो वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि इन वन उत्पादों का विभिन्न जरूरतों के लिए प्रयोग करते थे। फल और कंद अत्यंत पोषक खाद्य हैं। विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो, दवाओं के लिए जड़ी बूटी बनाने का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस से बेहतरीन बाड़ी बनाई जा सकती हैं और इसका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने के लिए भी किया जा सकता है।
सूखे हुए कुमड़े के खोल का प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जा सकता है। जंगलों में लगभग सब कुछ उपलब्ध है। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दाने दौने बनाए जा सकते हैं। सियादी की लताओं से रस्सी बनाई जा सकती है। सेमूर की कांटेदार छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो गांव के लोग थोड़ा सा इनोवेटिव होकर गांव जो जंगल में चीजें हैं उनका जंगल की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो जंगल की पत्तियों को, फलों को, फूलों को, कन्नों को, फूलों को, इन सभी चीजों को अलग अलग तरीके से अपने उपयोग में लाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर समझा है। The Forest Act meant severe hardship for villagers across the country. After the act, all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing, became illegal. People were now forced to steal wood from the forest, and if they were caught, they were at the mercy of the forest guards who would take bribes from them. Women who collected fuel wood were especially worried. It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food from them. So here we can see that everyone was harassing the people who need the things from the forest. It is the conclusion from this para. So वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ियां काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचा और पकड़े जाने की स्थिति में वे वन रक्षकों की दया पर होते थे। उनसे घूस ऐंठते थे। जलावनी लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी। मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य बात थी। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि सारी की सारी जो चीजें विलेजर्स अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ग्रामीण लोग जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया करते थे, वो सब गैर कानूनी बना दिए, जिस वजह से उनको इलीगल तरीके से लकड़ियों को चुराना शुरू करना पड़ा। और जब जैसे ही अगर वो पकड़े जाते थे उनसे घूस मांगी जाती थी और इस तरीके से पूरी जो पुलिस की कानून व्यवस्था थी और जो वन रक्षक थे वो एक प्रकार से गांव वालों को, ग्रामीण इलाके में रहने वालों को लूट रहे थे और ये सब सारी बातें सामान्य हो चुकी थी। चलिए हम अगले पैरा की तरफ पढ़ते हैं। हमारी जो अगली हेडिंग है, अगली जो सब हेडिंग है वो है हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स अफेक्ट कल्टीवेशन, यानी कि वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। जो वनों में नए नए नियम आए उनसे कैसे खेती पर प्रभाव पड़ा, क्या खेती पर अच्छे प्रभाव पड़े, क्या खेती पर बुरे प्रभाव पड़े, इसको हम समझेंगे। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट्स ऑफ यूरोपियन colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture. This is a traditional agriculture practice in many parts of Asia, Africa, and South America. It has many local names such as lading in Southeast Asia, milpa in Central America, chitti bean or tevi in Africa, and china in Sri Lanka. In India, dhya, penda, devar, jhoom, kodu, khang, dad, and kumri are some of the local terms for Sweden agriculture. तो यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु हेतु की प्रथा को पड़ा। एशिया, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के अन्य भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमीन या तावी व श्रीलंका में चीना। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झमू, कोड़ू, खंदात और कुमरी जैसे भी कुछ स्थानीय नाम हैं। तो यहाँ पर हमने कई सारी अलग अलग जगह पर जो डिफरेंट टाइप्स की एग्रीकल्चर है उनके नाम को देखा है, कैसे कैसे उनके नाम अलग अलग जगह पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड इन रोटेशन। सीड्स आर सोन इन द एसेस आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून रेन्स एंड द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय October November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crops is grown on these plots. In central India and Africa, it could be millets, in Brazil manioc, and in other parts of Latin America maize and beans. तो घुमंतु कृषि के लिए जंगलों के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल तक खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राजील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियां। तो यहाँ पर हमने देखा कि घुमंतु कृषि के लिए की जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कैसे उसको स्थान लेती है और कैसे
घुमंतु कृषि की जाती है। यहाँ पर हमने ये चीज समझी और कैसे अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं इस प्रकार की कृषि में, वो भी हमने यहाँ पर देखा। European foresters regarded this practice as harmful for the forests. They felt that land which was used for cultivation every few years could not grow trees for railway timber. When a forest was burnt, there was the added danger of the flames spreading and burning valuable timber. Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. Therefore, the government decided to ban shifting any cultivation. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forests. Some had to change occupations, while some resisted through large and small rebellions. यूरोपीय वन रक्षकों की नजर में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। सेफ्टी एग्रीकल्चर ऑब्वियसली एक हार्मफुल तरीका था जंगलों को, क्योंकि बहुत ज्यादा हानि होती थी। हम एक बार खेती करके दोबारा छोड़ दिया जाता था जला के, तो ऐसे जो भूमि का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और जंगल का तो नुकसान हो ही रहा था। तो उन्होंने महसूस किया कि जहां कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के भी फैलती लपटों को की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतु खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा, तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी घुमंतु जो कृषि थी उसको हटाने का पूरा प्रयास किया सरकार ने, और जो लोग थे उनको उनकी जगह से विस्थापित किया गया, उनके घर बदले गए और कई जगहों को अपना पेशा भी बदलना लगा कई जगहों। और कुछ लोगों ने कुछ छोटे छोटे गुटों ने इस चीज का विरोध भी किया, विद्रोह भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो हेडिंग है वो है हु कुड हंट, यानी शिकार की आजादी किसे थी। चलिए इसको समझते हैं। The new forest laws changed the lives of forest dwellers in yet another way. Before the forest laws, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges, and a variety of small animals. This customary practice was prohibited by the forest laws. Those who were caught hunting were now punished for poaching. जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जंगल को एक तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन किया करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। तो यहाँ पर नए कानूनों में शिकार के लिए एक सजा का प्रावधान हो गया और इसको गैर कानूनी बना दिया गया, जो कि पहले गैर कानून नहीं था, और लोग इस तरीके से शिकार करके अपना जीवन यापन किया करते थे। अब उनके लिए जीवन जीना ऑब्वियसली कठिन हो गया होगा। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of game became a sport. In India, hunting of tigers and other animals had been part of the culture of the court and nobility for centuries. Many Mughal paintings show princes and emperors enjoying a hunt, but under colonial rule, the scale of hunting increased to such an extent that various species became almost extinct. The British saw large animals as a sign of a wild, primitive, and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. They gave rewards for the killing of tigers, wolves, and other large animals on the grounds that they posed a threat to cultivators. Over 80,000 tigers, 150,000 leopards, and 2 lakh wolves were killed for the reward in the period of 1875 to 1925. Gradually, the tiger came to be seen as a sporting trophy. The Maharaja of Sarguja alone shot 1,157 tigers and 2,000 leopards up to 1957. A British administrator, George Yule, killed 400 tigers. Initially, certain areas of forest were reserved for hunting. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed. जहां एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के पारंपरिक अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखिर एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से बराबरी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई। अंग्रेजों की नजर में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे।
बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा है। 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। अकेले जॉर्ज ह्यूज नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इनको मारा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन के समय में बाघों का शिकार और जंगली जानवरों का शिकार बहुत तेजी से बढ़ गया, जबकि छोटे मोटे शिकार थे वो खत्म कर दिए गए। और यहाँ पर जो इन बड़े शिकारों को इस पैमाने पर किया गया, कई सारे जानवर लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग है, सब हेडिंग जो है वो है 2.4 न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, यानी नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। तो while people lost out in many ways after the forest department took control of the forest, some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade. Many communities left their traditional occupations and started trading in forest products. This happened not only in India but across the world. For example, the growing demand for rubber in the mid-19th century, the Munduruku people of the Brazilian Amazon who lived in villages on high ground and cultivated manioc began to collect letters from wild rubber trees for supplying to traders. Gradually, they descended to live in trading posts and became completely dependent on traders. तो जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसरों का लाभ भी मिला। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाली ब्राजीली अमेज़न के मुंदुरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। In India, the trade in forest product was not new. From the medieval period onwards, we have records of Adivasi communities trading elephant and other goods like hides, horns, silk cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, grasses, gums and resins through nomadic communities like the Banjaras. हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा आदि घुमंतू समुदायों के द्वारा माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे खाल, सींग, रेशम की कोय, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, यून और राल के व्यापार के सबूत मिलते रहे हैं। With the coming of the British, however, trade was completely regulated by the government. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. Grazing and hunting by local people were restricted. In the process, many pastoralist and nomadic communities like the Korawa, Karacha, Yerukala of the Madras Presidency lost their livelihoods. Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work in steel factories, mines and plantations under government supervision. Now, opportunities of work did not always mean improved well-being for the people. In Assam, both men and women from forest communities like Santhals and Orwans from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantations. Their wages were low and conditions of work were very bad. They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. तो लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। पूरी तरह से व्यापारों को सरकार नियंत्रित करने लगी। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी, यानी जिम्मेदारी सौंप दी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई, यानी कि इस चीज पर बैन लगा दिया गया, बंद कर दिया गया कि लोग जो स्थानीय लोग थे वो शिकार नहीं कर सकते थे और पशुओं को चरा नहीं सकते थे। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी की कोरावा, कराचावा, येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कभी लिखा जाने लगा और ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। काम के लिए नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम की चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियां उतनी ही खराब। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर लिया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। तो यहाँ पर हमारी ये वाली जो हेडिंग थी और ये जो हमारा अध्याय का दूसरा हिस्सा था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है।
तो मुझे आशा है कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आज पढ़कर सुनाई हैं और समझाने की कोशिश की है तो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई शंका कोई संशय आपके मन में रह जाता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी डाउट्स को, आपकी शंकाओं को स्पष्ट रूप से समझाने का और क्लियर करने का जो है वो पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसको शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बने रहिए फन स्टडी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।